नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आप लोगों ने इस चैनल पर कई ऐसे मुद्दे देखे, कई ऐसे टॉपिक देखे जिसे कवर किया है ब्रजभूषण दुबे जी ने। कई ऐसे जगहों पर जाते रहे, देश और जगहों को कवर किया जो आप तक पहुंचाया है, जो आपको आपकी जानकारी में लाया है, जिसे आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है, जो उनके भी दिल के बहुत करीब है। कई लोगों का साक्षात्कार भी किया है, लेकिन आज आप उनका साक्षात्कार देखेंगे इस वीडियो पर जो आज तक नहीं है। और ये एक बहुत सही समय है ताकि आप लोग भी जान सके ब्रजभूषण दुबे जी को और उनके भी कुछ ऐसे ज़िंदगी के अनकहे पहलुओं को जो आज तक उन्होंने नहीं बताया है इस चैनल पर। तो आइए मिलते हैं ब्रजभूषण दुबे जी से। धन्यवाद, शुभकामना। अपना नाम भी एक बार आप बता दो। मेरा नाम तेजस्विनी। तो सबसे पहले ब्रजभूषण दुबे जी, आप बताएं हमारे दर्शकों को अपने बारे में जो आज तक आपने इस चैनल पर नहीं बताया है, या आपसे जुड़ी वो चीज़ें जो दर्शक जानकर थोड़े और आपसे और घुल मिल सके। स्मरण करना पड़ेगा, वैसे अगर सवाल पूछोगी तो मुझे याद आ जाएगा। ऐसे किस क्षेत्र में? आप सबसे पहले अपनी पढ़ाई से शुरुआत करिए। आप कहाँ से हैं? कहाँ? मैं गधा छात्र था। गधा पता है? गधा जिसको बार बार कहने और कुरेदने के बाद भी वह बहुत शांति प्रिय जानवर होता है और उसके समझ में कम आता है। बेचारा बोझा ढोता रहता है, ढुलता है बहुत। मुंशी प्रेमचंद ने भी बताया है कि सबसे सहनशील जानवर गधा होता है, तत्पश्चात बैल। मतलब गधा से अभिप्राय यह है कि अभिरुचि हमारी पढ़ाई में कम थी। बहरहाल यह विद्यालयी शिक्षा के बाद हमने ठीक से पढ़ाई शुरू किया। आज तक मैं एक विद्यार्थी के रूप में हूँ। ठीक ठाक रहा। अध्यापक बहुत मानते थे, जो एक बार मैं देख लेता था तैयारी हो जाती थी। आज भी मैं नकल नहीं मारता हूँ, एक बार देख लिया तैयारी हो गई, फिर जो लिखा हूँ उसको नहीं देखना पड़ेगा। किंतु लापरवाही थी। गाँव का ऐसा जीवन था कि उस जीवन में हम लोग ग्रेजुएशन स्तर तक तो भोजपुरी बोलते थे। जो लड़के खड़ी में बात करते थे उन्हें सब लजवाते थे, शर्मिंदगी का बोध कराते थे, देखो अंग्रेजी बोल रहा है। ऐसे था। तो बाद के दिनों में पढ़ाई किया, कानून की पढ़ाई किया, मानव अधिकार से लेकर के और पर्यावरण की पढ़ाई किया। इन तमाम क्षेत्रों में अभिरुचि हमारी जगी। यह बात अलग है तेजस्विनी की, जिस पढ़ाई को मैं एक साल में पूरा करता उसे मैं एक महीने में पूरा कर लेता हूँ। ऐसे है। तो उस पढ़ाई का ही यह है कि जो कुछ कर ले पा रहा हूँ। अच्छा है, माहौल नहीं था उस तरह का। तो प्राथमिक से लेकर के और महाविद्यालय तक हमारी शिक्षा गाँव से लेकर के जिला मुख्यालय तक हुई, उसके बाहर में नहीं गया जी। तो अगर अभी आपने कहा कि माहौल वैसा नहीं था कि आप ज़्यादा पढ़ाई करें या फिर आपका उतनी रुचि नहीं थी, तो आते हैं इस चैनल के ऊपर। आपको इस चैनल बनाने का उद्देश्य कहाँ से आया? क्या ऐसा लगा कि आपको ये चैनल बनाने की ज़रूरत पड़ी? बेटा, सबसे बड़ी बात यह है कि टंकड़ पर टाइप हमारी अच्छी थी, ऐसे सीख लिया था। और हमारी शादी हुई तो ससुराल वालों को यह हुआ कि दामाद नौकरी करेगा तो ठीक है, क्योंकि जितना घर वालों की चिंता है उससे अधिक ससुराल वालों को चिंता होती है। तो उन लोगों ने कहा टाइप सीख लीजिए। टाइप हमने सीखा 1.5-2 महीने। तो सोता था तब भी हमारी उंगलियां तेज़ी से चलती थीं। बाद के दिनों में कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर पर हमने टाइप कर लिया। तो टाइप था, फेसबुक पर मैं रोज़ काम करता था। रोज़ 1-2 गुड वर्क होते थे। परमात्मा सभी को एक अच्छा काम करने का अवसर प्रतिदिन देता है, उसको मैं नहीं छोड़ता था। ये नहीं हाउ चाहे जैसे हो, एक गुड वर्क तो करना ही है। तो कोई भी संघर्ष जन आंदोलन होता था तो उसको मैं उस पर डालता था, लिखता था। मैं शिकायत करता था। उन दिनों जिलाधिकारी थे कि युवा जिलाधिकारी फेसबुक पर शिकायतें मांगते थे, तो ऐसे शासन को भी लिखता था, मेल करता था। यह चीज़ें थी। बाद के दिनों में यूट्यूब पर चैनल बन गया और खेल खेल में यह सब हुआ है। आज परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक जैसे 5 लाख से अधिक अगर सब्सक्राइबर हैं, 1.5 लाख से अधिक रोज़ देखते हैं लोग, 155-56 देश देख रहे हैं। तो यह ऊपर वाले की कृपा है। और जो हमारे जनता और जनार्दन दो, जनार्दन से अभिप्राय परमात्मा का है, भगवान का है। मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता, लेकिन उस शीर्ष सत्ता में बहुत विश्वास रखता हूँ। और यह मैं मानता हूँ कि अगर किसी ऐसे दीनहीन व्यक्ति मेरे कारण दुखी होता है तो मुझे उसका दंड भुगतना पड़ेगा।
यह चीज़ें हैं, कुछ न कुछ अच्छा करना चाहिए। तो ऐसे होता गया और फिर आज अच्छा है। जी। तो आप आज इस मुकाम तक पहुँचे ज़रूर हैं और ये सारे दर्शक ये चीज़ देख भी पा रहे हैं, लेकिन क्या इसके पीछे क्या क्या दिक्कतें रही? क्या घर वालों का सपोर्ट था या आपने अकेले इस लड़ाई को शुरुआत की और यहाँ तक पहुँचे? देखो, पहली बार जब मैं रक्तदान करके आया जी। तो थोड़ा बहुत घर में यह हुआ कि खून दे करके आए हैं। तो मेरे पास यह था, जैसे भीतर से था कि किसी अभावग्रस्त मरीज को खून के अभाव में नहीं मरने देंगे। हम अपने ज़िले का ठेका लेते हैं। हमारा ज़िला हमारा देश, हमारा ज़िला हमारी दुनिया, हमारा ज़िला हमारी कमिश्नरी और हमारा जनपद हमारा जीवन। तो इस तरह से हम लोगों ने लिया था कि अपने ज़िले में किसी अभावग्रस्त मरीज को खून के अभाव में नहीं मरने देंगे। तो रक्तदान करने पर अनेकानेक भ्रांतियाँ हैं। पत्नी को खून देने के लिए पति भागता है, माँ को खून देने के लिए बेटा भागता है कि अरे भैया हमारा खून तो ऐसे पहली बार थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन उसके बाद लोगों ने जान लिया कि इससे कुछ होना नहीं है। फिर 51 बार हमने पूरा किया। माताजी का देहदान भी हुआ। पार्थिव शरीर काशी हिंदू विश्वविद्यालय को समर्पित कर दिया गया पिछले दिनों, और उससे मेडिकल के बच्चे सीखेंगे। तो देहदान भी कई हुए, रक्तदान 51 बार करने का अवसर मिला। इस तरह से हमारे मित्रों ने इसको और भी आगे बढ़ाया। लगातार हम लोग कर रहे हैं। नेत्रदान करके लगभग 16 लोगों को आँखें दी गई हैं। हमारी खूबसूरत आँखें मरने के बाद 6 घंटे तक ठीक रहती हैं। अगर ऐसे करके यहाँ कोई रुई का ऐसे भिगो करके रख दिया जाए और इसको बंद करके अगर बर्फ़ रख दिया जाए तो हमारी आँखें ठीक रहती हैं। 6 घंटे के अंदर ऐसे लगा करके और उसे बाहर करेंगे, उस तरह की बॉक्स में उसे प्रिजर्व करेंगे, संरक्षित करने के बाद 72 घंटे के अंदर उसे 2 नेत्रहीनों में प्रत्यारोपित कर देंगे। अब तो उसका कार्निया का 4 हिस्सा हो रहा है, मतलब हमारी 2 आँखें 4 लोगों में लगेंगी। अब आप पूछोगी 4 लोगों में क्यों? हमारे देश में इतने लोग दृष्टिबाधित हैं, दृष्टिहीन हैं और दान देने वाले बहुत कम हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी का यह शाह नेत्रालय, यह सब वाराणसी एक धार्मिक प्रतिष्ठान है, वैश्विक मान्यता का पोषण करता है यह। तो देखा जाए यहाँ 100 से अधिक दान नहीं होता आँखों का। हमारे देश में श्रीलंका आँखें जो दान में देता है वो हमारे देश को लगता है। हमारे देश के जो दृष्टिहीन लोग हैं उनको तो विकलांग दिव्यांग हो गए, दृष्टिहीन भी, उनका भी नाम परिवर्तित कर दिया गया। सब अमन चैन से हैं, लेकिन अभी भी अगर उनको हम आँखें नहीं दे पा रहे हैं। जैसे होता क्या है, अगर टार्च जलाया जाए, ऐसा नहीं कि सभी को लग जाएगा। टार्च अगर हमने जला दिया, जैसे लाइट जल रही है और उनको कुछ हलचल हुई लगा तो उनकी आंखें लग सकती हैं। मोटा मोटा फंडा है, मैं मेडिकल का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन ऐसा बताया। तो ऐसे 16 लोगों को हम लोगों ने आंखें दिया दान करा करके। तो अभी देख रहे हैं आर्गन, जो शरीर के तमाम अंग हैं उनके दान करने की व्यवस्था अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नहीं है। कहने पर तो लोग आएंगे और कहेंगे कि 70 साल से आप कहाँ थे। अगर काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो विश्व का एक तरह से विशेषांक बना हुआ है, जो भारत के प्रधानमंत्री का दूसरी बार संसदीय क्षेत्र हो और ऐसा विश्वविद्यालय हो, वहाँ अगर आर्गन दान करने की व्यवस्था न हो तो यह दुखद पक्ष है। तो ऐसे प्रयास हो रहा है लगातार, जो भी बन पड़ेगा। हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, कुछ न कुछ करते जाना है। बहुत खूब। अभी आपने बताया कि आपका उद्देश्य इतना अच्छा है, हर वीडियो के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, इस लॉकडाउन में जहाँ हर चीज़ सब चीज़ ठप पड़ चुका, लोगों के काम रुक गए, लोगों को ये भी लगा कि अच्छा बाहर जाके कैसे करेंगे, कैसे उन मुद्दों को कवर करेंगे, उसके बाद भी आपके वीडियोज़ आना नहीं बंद होते, आप वो जगहों पर जा के कवर करते रहे। वो ऐसी क्या चीज़ है आप में जो आपको रोक या ये कहती है कि नहीं करते जाना है, हमें उन दर्शकों तक अपनी चीज़ें पहुंचानी है? वो ऐसी क्या है? हम तेजस्विनी के इस प्रश्न का उत्तर देंगे, उसके पहले हम बता देना चाहेंगे कि इनका भी एक चैनल है और यह पत्रकार भी हैं। इन्होंने मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया है केंद्रीय विद्यालय से लेकर के, और पढ़ाई उच्च शिक्षा इनकी पढ़ाई है। चैनल का क्या नाम है आपका? जी, मेरे चैनल का नाम डांस जिला है। डांस जिला।
इसका क्या अभिप्राय? डांस से तो नृत्य का है, जिला नृत्य क्या है? का मतलब चैनल बनाने के पीछे कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि नाम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। हाँ, काम को देना है तो उस मेरे चैनल पे हर तरीके के डांस आप फॉर्म देख सकेंगे, चाहे लोक नृत्य हो, चाहे आज का वेस्टर्न डांस हो, ये सारी चीज़ें हमारे चैनल पर। सीखा कहाँ से है? अब देखो मामला उल्टा पड़ रहा है, मैं भी जी, कुछ पूछ रहा हूँ। यहाँ साक्षात्कार मैं ले रही थी, उल्टा हो गया। सीखा कहाँ से है? तो मेरी शुरुआत अगर डांस की बात करूँ तो स्कूल से हुई है। स्कूल से कल्चरल प्रोग्राम के थ्रू करती रही। उसके मतलब बाद प्राथमिक शिक्षा से? प्राथमिक शिक्षा जैसे से। हम लोगों जैसा प्राइमरी में जी। तो पढ़ी नहीं हो? नहीं, हमारी जहाँ नर्सरी टाट से पट्टी हुई है। बिछा करके हम लोग पढ़ते थे। हाँ, टाट पट्टी पे नहीं पढ़े हैं, वो उसकी जगह चेयर टेबल पे पढ़े हैं। अच्छा, कुछ याद है? पटरी चलती थी, देखा है कि नहीं कभी? पटरी, लकड़ी की पटरी, और ऐसे उसको रगड़ते थे कालिख लगा करके, फिर सूत लगा करके उसको। नहीं, हमारे समय में बहुत सी चीज़ें बदल गई। बदल गई। स्लेट का समय था कि नहीं? हाँ, स्लेट का था, खूब स्लेट चलाए हैं चौक से। तो फिर उसके बाद पढ़ाई का कहाँ से? उसके बाद फिर जब इतनी रुचि आने लगी डांस को लेकर, तो फिर घर वालों ने भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, सपोर्ट दिया। तो फिर हमारी माताश्री ने भी मुझे एडमिशन दिला दिया कथक में, प्रयाग संगीत समिति से, जो इलाहाबाद से है। वहाँ से फिर मैंने अपना सीनियर डिप्लोमा किया। साथ ही साथ और भी कल्चरल प्रोग्राम करते रहे हम। इंडियन रेलवे जाते रहे कॉम्पिटिशन्स में, तो उसकी एक रुचि बनी रही। साथ ही हमेशा से इसी चीज़ में कुछ ना कुछ करना था। चाहती हूँ कि लोग देखकर सीख सके जो भी हमारे अंदर है। जैसा ब्रजभूषण दुबे जी चाहते हैं कि उनके थ्रू लोगों में एक थोड़ी सी अगर मोटिवेशन आ जाए हमारे वीडियो से, तो हम लोगों के लिए उससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तेजस्विनी, जहाँ तक लॉकडाउन की बात है, बहुत से लोगों ने लॉकडाउन पहली बार सुना और उसमें मैं भी हूँ जी। कोई गुरेज नहीं है कहने में। और लॉकडाउन की प्रासंगिकता पहली बार जेहन में भीतर तक, उसका जो प्रैक्टिकल था वह जेहन में भीतर तक आया। तो लॉकडाउन का हमने पालन किया, वस्तुतः बहुलता में मैंने पालन किया। कभी कभी उल्लंघन भी हुआ, लेकिन नियमों को ध्यान में रखते हुए। तो एक चीज़ तो यह है कि एक शब्द आता है कि प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़े। तो अब हम फिर गेंद तुम्हारे पाले में फेंकते हैं। तो डांस से वर्कआउट होगा जी, बिल्कुल। एक तरह से बड़ा व्यायाम है और हर अंग का व्यायाम है। बिल्कुल। तो क्या यह नहीं लगता है कि जैसे अगर व्यक्ति नृत्य करे, और सभी नृत्य करते हैं, भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण रासलीला करते हैं। रासलीला करते हैं, और उसके कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हैं, गोपियों के बीच नृत्य करते हैं। तो नृत्य को बीच के समय में इसका बड़ा खराब था कि अरे भैया उनके घर तो लड़का नाचता है, गाता है, लड़कियों को नाचने वाली बना दिया। लेकिन यह चीज़ें एक कला है और यह संगीत से जुड़ा हुआ प्रश्न है। संगीत अगर व्यक्ति के जीवन में भीतर तक संगीत नहीं है तो कोई जीवन नहीं है। अब तो कई एक ऑपरेशन संगीत के माध्यम से होंगे। कौन सा ऑपरेशन किस संगीत में होगा इसका भी है। तो इससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। तो क्या लगता है कि जैसे लड़कियों का तो जैसे एक नैसर्गिक गुण है, प्राकृतिक गुण है कि उनको आता है, तो जब सीखने जाती थी तो क्या रात को भी कुछ हाथ वाथ हिलता था, कुछ ऐसे होता था जैसे हमारा टाइप पर होता था? जी बिल्कुल। अगर आप किसी एक चीज़ में मन लगाकर करते हैं तो वो आपके दिमाग जहन में हर वक्त चलती रहती है। ये आप बखूबी जानते हैं। जैसे आपके दिमाग में हर वक्त किस वीडियो पर हमें टॉपिक बनाना है, किस मुद्दे को कवर करना है, सेम वैसा ही मेरे साथ भी होता है कि हर वक्त एक चीज़ जहन में चलती है, वो चीज़ मैं दे सकूँ ऑडियंस को जिससे वो थोड़ा सा सीख सके। अच्छा, यह तमाम प्रदेशों की लोक विधा है जी। तमाम देशों का है अलग अलग, कहीं आदिवासियों का है, कहीं धोबी नृत्य है, कहीं कहरऊ नृत्य है, कहीं यह सब है जो देखने को मिलता है। उन चीज़ों का अवसान हो रहा है, मतलब लोप हो रहा है। एक तरह से देखा जाए तो बहुत से वनवासी समाज में अलग नृत्य है, छत्तीसगढ़ में अलग है, झारखंड में अलग है, बिहार में कहीं कहीं अलग अलग, एक ही प्रदेश में कई तरह के हैं। तो ऐसे में इसकी आवश्यकता है कि लोगों को बताया जाए। बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि आज की डेट में लोग हमेशा वेस्टर्न चीज़ों की तरफ, आधुनिकता की तरफ भागते जा रहे हैं। जो हमारी मिट्टी है, जो हमारी जड़ें हैं, उसको लोग छोड़ते जा रहे हैं, जो कि सही नहीं है हमारे विकास के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं सही है।
जब तक हम नहीं बचाएंगे तब तक हमारे आने वाली पीढ़ी उसको नहीं जान पाएगी, क्योंकि इसी से हम जाने जाते हैं, हमारा देश जाना जाता है। तो ज़रूरी है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम उस धरोहर को बचा कर रखें और लोगों में भेजें, अधिक से अधिक हम भेजें। बिल्कुल। तेजस्विनी एक अच्छी पत्रकार हैं। पत्रकारिता का कोर्स कहाँ से किया था? जी, पत्रकारिता का कोर्स मैंने, ग्रेजुएशन मेरा दिल्ली से रहा है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर मैंने फर्दर पढ़ाई के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से किया है। अच्छा जी। तो आगे फिर क्या इच्छा है? जी, अभी फ़िलहाल तो बस यही है कि मुझे इस फील्ड में, कल्चरल में, सांस्कृतिक में ही कुछ ऐसा करना है ताकि लोग उस चीज़ को बना के रख सके। अगर हम नहीं इसे रखेंगे तो हमारे आने वाले लोग कैसे रखेंगे? आप सब देख रहे हैं, इंटरनेट का ज़माना है, सब हर जगह बस आधुनिकता ही दिख रही है। हर एक आधुनिकता इस तरीके से परोसी जा रही है जो शायद कई जगहों पर देखने लायक भी नहीं है। तो उस चीज़ को मैं बचाने की कोशिश में हूँ, तो हर तरीके के चीज़ों को मैं लाना चाहती हूँ। थिएटर के बारे में बताओ, उसका कोर्स कहाँ से क्या? अच्छा, थिएटर कोर्स नहीं किया मैंने, लेकिन हाँ, थिएटर मैंने 10th क्लास से स्टार्ट किया था। शुरुआत मेरी 10th से हो गई थी, स्कूल से करती रही। फिर मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी एडमिशन दिया, जिसमें आखिरी साक्षात्कार तक गई थी, लेकिन नहीं हुआ। बट उसके बाद भी ऑल इंडिया हम लोग रेलवे कंपटीशन में जाते रहे, अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, NSD के डायरेक्टर्स के साथ किया है, भुसावल गए, महाराष्ट्र गए, नागपुर गए, तो इन जगहों पर भी किया है। तो वो अभी भी है, एक कहते ना, जो कलाकार होता है वो मरता नहीं है, उसकी कला वो हमेशा जीवित रहता है, भले वो कुछ भी करता रहे साथ में। बेटा, नुक्कड़ नाटक को किस रूप में देख रही हो? जैसे नुक्कड़ नाटक पर अनेक समस्याओं को लोग उठाते हैं, समाधान तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसे शिक्षा के दो पक्ष हैं मुख्य रूप से, एक सैद्धांतिक, दूसरा व्यवहारिक, एक थ्योरिकल, दूसरा प्रैक्टिकल। तो यह प्रैक्टिकल है नुक्कड़ नाटक से। तो ऐसी प्रासंगिकता पर मैं जोर देता हूँ कि इसको भी जगह जगह ऐसे तमाम बिंदु हैं जिस पर किए जाने की आवश्यकता है। अगर आप नुक्कड़ नाटक की बात करिए तो मैं ये भी बताना चाहूँगी, मेरी शुरुआत ही नुक्कड़ नाटक से हुई है। अच्छा। लगभग मैंने 50 नुक्कड़ नाटक किए होंगे। अच्छा। सब मिलाकर शुरुआत ही इसी से होती है, क्योंकि कहते हैं कि कलाकार को अगर पकना है तो आपको पहले नीचे ज़मीन से कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो नुक्कड़ नाटक देखा जाए तो ये बहुत ही पुरानी विधा है, जो आज की डेट में ये ख़त्म हो गई है, जिसकी जगह स्टेज ने ले ली है, इंटरनेट ने ले ली है, क्योंकि हर किसी को फेस सामने आकर अपने आप को प्रेजेंट करना ज़्यादा इजी लगता है, आसान लगता है। लेकिन ये एक ऐसी विधा है जो आपको वाकई एक व्यक्तिगत रूप से आपको बहुत ही निखारती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और इसने मुझे वाकई व्यक्तिगत रूप से बहुत ही एक परिपक्व कह सकते हैं, या फिर मुझे बनाने में बहुत भूमिका निभाई है। तो मैं तो कहूँगी कि अगर जो भी इस फील्ड में जाता है वो अपनी ज़मीन से जुड़कर ही ऊपर उठे तो वो ज़्यादा दिन लंबा चल सकता है। और कुछ सवाल से बच्चे हैं? जी, तो आप पर आते हैं वापस। जी, आपका कोई रोल मॉडल जो जिसे आप देखकर चाहते हैं कि नहीं, अगर मैंने इसे शुरू किया है, मैं इस मुद्दों को कवर कर रहा हूँ, तो मेरे पीछे ये रोल मॉडल है जिसको मैं फॉलो करता हूँ? देखो, रोल मॉडल टुकड़ों टुकड़ों में है। जी। जैसे अगर कोई पूछे कि गुरु किसे मानते हैं, तो हमने टुकड़े टुकड़े मान लिया। कोई मिट्टी फेंकने वाला भी गुरु हो सकता है, कोई चरवाहा भी गुरु हो सकता है, कोई, तो ऐसे सैकड़ों गुरु हैं हमारे जिनसे मैंने सीखा है। तो एक व्यक्ति तो कोई नहीं है। वैसे हमारे अग्रज हैं CB पांडे, जो न्यायिक सेवा के अधिकारी रहे हैं, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और उनसे मैंने यह भी सीखा कि उनसे ही सीख करके हमने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बहस किया था, वह भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में। और जिनके खिलाफ हमने मुकदमा किया था वो एक बड़ा नाम है, अमिताभ बच्चन, उनके खिलाफ मैंने मुकदमा किया था। और अपनी बहस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, और 3 जजों की खंडपीठ थी, उनके सामने हमने किया। बहुत से मामले ऐसे हैं जिसमें ऐसे लोगों से सीख मिली है। और सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हमारे पूज्य पिताजी हैं, जो हमारे अंदर लगातार साहस का संचार किए और अच्छा करने का, उन्होंने अच्छा करने के लिए सतत उन्होंने सीख दिया। तो ऐसे बहुत खूब, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन अंत में मैं आपसे भी, दर्शकों के लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो आपको इतने लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, जो आपके जैसा कई ऐसे दर्शक होंगे जो आपको फॉलो करके आप जैसा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, या ऐसे मुद्दों को कवर करना चाहते हैं जिन्होंने आपने उनको कवर किया और उन्हें लगा कि ये वाह क्या टॉपिक था ये?
उन्हें क्या मैसेज देखो, देंगे? कंपटीशन तो हर क्षेत्र में है, जी। कोई क्षेत्र बाकी नहीं है जिसमें शॉर्टकट कोई रास्ता है। शॉर्टकट रास्ता अगर होगा जी। तो अंततः शुभ लाभ वाला नहीं होगा, अंततः उसका सुखद एहसास नहीं हो नहीं सकता। होता। इसलिए सभी को मेहनत करके आगे बढ़ना है, तो पढ़ाई करना है, विषय के बारे में डीपली जाना है, भीतर तक में उसका संज्ञान धारण करना है और फिर उसे लोगों के लिए परोसना है। लोग अच्छा देखें और जो हम दिखा रहे हैं उसका अच्छा संज्ञान लें, तो और जो हम दिखा रहे हैं वह देश की उन्नति के लिए हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है। संविधान के अनुच्छेद 51 क में यह बातें बताई गई हैं कि देश हित में राष्ट्र का हर नागरिक काम करेगा, देश को उत्कर्ष की ओर ले जाने के लिए वो हर काम करेगा जिसकी मान्यता विधि द्वारा उसको दी जा रही है, हाँ, कानूनी तौर पर जिसको मान्यता दी जा रही है। तो ऐसे करते रहना है। उन लोगों से यही कहना है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अभी बात हो रही थी तो हमने कहा कि हमें कहीं भी किसी भीड़ में अपनी बात अगर करना होगा तो हम कर लेंगे, चिल्ला चिल्ला करके बोलेंगे, जिसको सुनना होगा सुनेगा, जिसको नहीं सुना होगा नहीं सुनेगा, जिसको अच्छा कहना अच्छा कहेगा, जिसको गरियाना होगा गरियाएगा। मुझे तो करना है एक बात। और देखो, ये अंतःकरण से आवाज़ आती है। मैं जिला पंचायत का मेंबर था, एक छोटा सा बता रहा हूँ। पहली मीटिंग थी और गंगा जी के किनारे गाजीपुर का सिद्धेश्वर प्रसाद सभागार है, वहाँ से 300-400 मीटर की दूरी पर गंगा है, 300 मीटर की दूरी पर। गंगा के मध्य धारा से 2 किलोमीटर की दूरी में कोई पॉलीथीन न बिक्री किया जाएगा न प्रयोग किया जाएगा, ऐसा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वही प्लास्टिक की गिलास और प्लास्टिक के प्लेट में नाश्ता आया। तो एक बार यह हुआ कि मुझे कहना चाहिए, डीएम बैठा है, सीडीओ है और तमाम अधिकारी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर है, विधायक हैं, एमएलसी हैं, ब्रजभूषण कहो। फिर आवाज़ आई कि यार हरदम तुम्हें यही सब सोचता है क्या, फालतू का काम करते रहते हो, इस बार चुप नहीं रह सकते हो, हरदम जब देखो तब विरोध, जब देखो धनुष बाण चढ़ाए रहोगे। फिर आवाज़ आई, बेटा आज नहीं करोगे तो करोगे क्या। अब यह सब द्वंद्व चलता रहा। अंततः फिर आवाज़ आई, बेटा कल नहीं आएगा कभी, बोल। हमने कहा यह चीज़ें अवैधानिक कृत्य हैं डीएम साहब, आप लोग मानेंगे नहीं और यह लोग ऐसा प्रयोग करेंगे ही। यह इतना, इस पर जुर्माना है 500 रुपये और मैं तो नहीं करूँगा, मैं इसमें नहीं पीऊँगा, चुल्लू ऐसे पानी पी लूँगा। तो लोगों को लगा कि यह तो गड़बड़ हुआ है। फिर जिला पंचायत में कुल्हड़ आया। तो अंतःकरण की आवाज़ पर भी यह है कि देख लेना है कि हम जो कह रहे हैं वह कैसा है, लेकिन कल कभी नहीं आएगा, इसको करने की जरूरत है। बशर्ते वही करेगा जो जिस आचरण की सभ्यता में जो इसको ढालेगा। जी, बहुत खूब। तो मुझे आशा है आप लोगों ने बहुत सी ऐसी बातें जानी होंगी ब्रजभूषण दुबे जी से जो आप तक नहीं पहुंची थी। अभी इस साक्षात्कार के माध्यम से आप तक वो चीज़ें पहुंची जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आज तक यही है जो सबके साक्षात्कार लेते रहे, हर विषयों को दिखाते रहे, लेकिन इनके भी जीवन के पहलुओं को जानना बहुत ज़रूरी था। उम्मीद है आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी जो आपको प्रेरणा देंगी और आपको आगे जीवन में बढ़ने की एक उम्मीद देगी। और अगर आपके घर के बच्चे नृत्य सीखना चाहते हैं तो तेजस्विनी एक अच्छा चैनल है इनका, अच्छा प्रयास कर रही है। और कोई यह नहीं है कि विधि सम्मत तरीके से पढ़ लिख करके और मद्रासी नृत्य क्या है, गरबा क्या है, महाराष्ट्रियन क्या है, अपने यहाँ का क्या है, यह सब सारी चीज़ें इनके चैनल पर देखने के लिए मिलेंगी। जो लोग भी कुछ कर रहे हैं समाज में, जामवंत की भूमिका में हम सभी को आना चाहिए। जामवंत से अभिप्राय वह रुकने न दे, ललकारे, जैसे हनुमान को जामवंत ने ललकारा था, तो ललकारेगी, यह काम कर सकते हो। तो तेजस्विनी के लिए हमारी संपूर्ण शुभकामना, और मैं लिंक भी दे दूंगा, आप चैनल देखें और ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।